बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ जनरल सी बातें करना चाहता हूँ कि अक्सरियत जो एस्पिरेंट्स की है उनके माइंड में ये बात गर्दिश कर रही है कि पीपीएससी ने अपना जो पैटर्न है ना वो तब्दील कर दिया है। तो अब पता नहीं क्या होगा। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो ना, मतलब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी तैयारी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करने का पड़ेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है ना वो हमें अपना जो पैटर्न है तैयारी का वो भी थोड़ा सा उस कह लें कि उस तरह से हमें डालना होगा। पहले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ ये जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक है ना इसके पास पेपर्स के ऊपर ही कह लें कि डिपेंडेंट थे। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ना ये डिटेल में जाके तो कुछ जो टॉपिक्स हैं ना उनको देखना पड़ेगा। तो पीपीएससी अपना टेस्ट जहाँ से भी डिज़ाइन करे, ये जो हिस्ट्री है या जो जियोग्राफी है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मतलब ये फॉर द टाइम बीइंग इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज आपके साथ फैक्ट्स ऑफ एशिया जो है ना ये डिस्कस करूँगा। हर टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। एशिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और दुनिया के जो मोस्ट कह लें कि फेमस कंट्रीज़ हैं वो एशिया के अंदर ही आती हैं, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, उसके अलावा जापान, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो एशिया के अंदर आते हैं। तो बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको पता है कि इनको हम डिवाइड किए बिना इजीली समझ सकते हैं, लेकिन एशिया को हम फर्दर पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे आपको पता है कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह। आज हमने सिर्फ एशिया के जो फैक्ट्स हैं ना इनके बारे में बात करनी है। इसके बाद हम एक एक जो अहम कंट्रीज़ हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। इनके समाजी, इक़्तिसादी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो सियासी पहलू हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी कंट्री के अंदर पाई जाती हैं, कौन सी कंट्री से कौन सा बंदा बिलोंग करता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़, उसके अलावा जो फेमस आथर्स हैं, राइटर्स वगैरह, न्यूज़ एजेंसीज़, एयरलाइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे ना तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जो क्वेश्चन है वो इन चीज़ों से बाहर से आ जाए। तो इसलिए जो चीज़ें हैं ना ये हमें बिल्कुल करें कि पूरे फोकस के साथ करना पड़ेंगी और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी इनके ऊपर। एशिया की अगर हम बात करें तो बाई एरिया जो है ना ये ज़मीन का 30% जो पार्ट है ना इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है एशिया ने। पॉपुलेशन इसकी 4.54 बिलियंस है। ये तकरीबन दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है ना वो एशिया के अंदर पाई जाती है। और 7 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो है ना ऑफ द वर्ल्ड ये एशिया के अंदर आते हैं। आपको पता है कि जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं ना उनमें से 7 जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वो एशिया के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए तो चाइना जो है आपको पता है कि बाई पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद इंडिया दूसरा कंट्री है दुनिया का बाई पॉपुलेशन। तो इसी तरह जो पाकिस्तान है इसका छठा नंबर है। तो इंडोनेशिया जो है ये भी आ जाता है मतलब टॉप 10 के अंदर। तो इस तरह जो एशिया के कह लें कि 7 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वो दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं टॉप 10 के उनके अंदर इनकी एंट्री होती है। उसके बाद अगर एशिया की बात करें तो दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है जो कैस्पियन सी लेक है वो भी एशिया के अंदर आती है। लेक बैकाल जो है जो दुनिया की सबसे कह लें कि गहरी लेक है या फ्रेश वाटर जो लेक है ना ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक बैकाल जो है ये भी एशिया के अंदर आती है। अगर फैक्ट ऑफ एशिया की बात करें ना तो एशिया का जो सबसे बड़ा दरिया है ना वो आपको याद होना चाहिए कि ये चाइना के अंदर आता है। यंगस्टीज रिवर जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया की बात करें तो ये टोक्यो कैपिटल है ये जापान का। और उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है ना, अगर वो आपसे पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने सिर्फ चाइना नहीं कहना बल्कि आपने उस कंट्री का पूरा नाम जो है ना वो आपने उनके सामने लेना कि जो चाइना का पूरा नाम है वो आपको पता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना ये चाइना का पूरा नाम है। जो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया ना ये मालदीव्स है। लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया आपको पता है रशिया है। रशिया जो है ना ये बेसिकली दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ जाता है, मतलब कुछ जो रशिया का हिस्सा वो यूरोप के अंदर आता है और इसका जो बाकी पोर्शन है वो एशिया के अंदर आता है। जो लैंड मास है ना इसका ज़्यादा वो एशिया के अंदर आता है और जो पॉपुलेशन है रशिया की ज़्यादा वो यूरोप के अंदर आती है। तो हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। इसकी जो बुलंदी है तकरीबन 8,849 मीटर है। लोएस्ट पॉइंट इसका डेड सी है। ये जो डेड सी है ना ये इसराइल और जॉर्डन के बिल्कुल दरमियान आता है। और उसके बाद कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ आती हैं एशिया के अंदर। आपको पता है कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं
जिनको सी शोर नहीं लग रहा था, मतलब जो समुंदर की किनारा है ना, जो साहिल है समुंदर का, वो जिन कंट्रीज़ को नहीं लग रहा था उनको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। अच्छा, लैंड लॉक्ड कंट्री जो होता है ना, बेसिकली ये जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होते हैं ना, इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना होता है। एज एन एग्जांपल अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो नेटो सप्लाई थी वो डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान से होके ही जो अफ़गानिस्तान है ना, वहाँ तक नेटो सप्लाई की एक्सेस थी। तो बेसिक जो इनकी प्रॉब्लम होती है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। आपको पता है कि चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वो सी रूट होता है। मतलब सी रूट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का वे होता है जहाँ से इजीली हम मतलब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बगैर ही एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो बाय रोड या जो बाय एयर है ना, ये दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कह लें कि रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जो चीज़ है ना, वो लेके जानी या वहाँ से लेके आनी बाई एयर या बाई रोड, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होते हैं ना, उनको दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, मतलब उनको जो इर्द गिर्द के कंट्रीज़ होते हैं, उनके साथ अपने जो रिलेशन हैं वो अच्छे बना कर रखने पड़ते हैं। तो एशिया के अंदर आप अपनी याद रखने के 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। इनके अंदर अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, भूटान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और वेस्ट बैंक, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, ये लैंड लॉक कंट्री हैं। और जो कज़ाकिस्तान है, ये लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, और मुस्लिम कंट्री रखने के लिहाज से ये सबसे बड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने फौरी तौर पे आपको माइंड में आ जाना चाहिए कज़ाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड ऑफ कंट्री है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का रकबे के लिहाज से मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ा कौन है, तो ये भी अपनी याद रखना है कि जो कज़ाकिस्तान है ना, ये दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद अगर बात करें मेजर सी पोर्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास बिजीएस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाती है, जिसको पोर्ट ऑफ सिंगापुर बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे बिजीएस्ट कह लें कि सी पोर्ट है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पोर्ट ऑफ सिंगापुर से होती है। उसके बाद पोर्ट ऑफ कोहिजंग आ जाती है, ये ताइवान की पोर्ट है। टोक्यो पोर्ट जापान की है। ब्यूसन पोर्ट जो है ये साउथ कोरिया की है। शिंगाई पोर्ट चाइना की है। पोर्ट केलांग और पोर्ट डिक्सन ये दोनों मलेशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। हांगकॉन्ग पोर्ट सिंगापुर की है। और उसके बाद लेम चेबेंग जो पोर्ट है ना, ये थाईलैंड की है। उसके बाद जेएन पोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये इंडिया की है। उसके बाद ग्वादर पोर्ट जो है ना, ये पाकिस्तान की है, ये बलूचिस्तान के अंदर आती है। अगर वो प्रोविंस पूछ ले तो आपने याद रखना है बलूचिस्तान में आती है ग्वादर पोर्ट। किससे ख़रीदी गई थी? ये ओमान से ख़रीदी थी पाकिस्तान ने। किसने ख़रीदी थी? मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ख़रीदी थी। तो मकरान डिवीज़न के अंदर ये पोर्ट आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि एशिया के कौन से कंट्री हैं जो इक्वेटर लाइन के ऊपर आते हैं, आपको पता है कि इक्वेटर लाइन जो है ना, ये जब हम कह लें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं, तो ये जो इक्वेटर लाइन है ना, ये डिवाइड करती है पूरी दुनिया को बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। इक्वेटर लाइन की एक तरफ साउथ चला जाता है, एक तरफ नॉर्थ आ जाता है। तो इक्वेटर लाइन जो होती है ना, ये कह लें कि दुनिया के बिल्कुल सेंटर वाला, जिसको हम ख़त इस्तवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के ऊपर दो कंट्रीज़ आती हैं, एक इंडोनेशिया और दूसरा मालदीव्स। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए एशिया के जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है ये थ्री गोर्जेस डैम है। ये कह लें कि हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर का ये दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है ना, ये थ्री गोर्जेस डैम है। ये चाइना के अंदर आता है। 2008 में इसकी जो कह लें कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई थी। तबेला डैम ये पाकिस्तान का है, एशिया का दूसरा बड़ा डैम है। ये 1976 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद अतातुर्क डैम आता है, ये तुर्की के अंदर आता है, 1990 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद रोगन डैम आता है, ये ताजिकिस्तान के अंदर है, 1985 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। उसके बाद मंगला डैम आता है। अच्छा, तरबेला डैम और मंगला डैम का अपने याद रखना है कि जो मंगला डैम है ना, ये झेलम के ऊपर आता है, झेलम रिवर के ऊपर। जो तरबेला डैम है ये इंडस रिवर के ऊपर आता है। ये जो मंगला डैम है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन 1967 में यूब खान के दौर में कंप्लीट हुई। उसके बाद न्यूरिक डैम जो है ये ताजिकिस्तान के अंदर आता है। ये हाईएस्ट आल्टीट्यूड डैम है, यानी कि कह लें कि एशिया का सबसे हाईएस्ट कह लें कि डैम है ये। उसके बाद तबका डैम आता है, ये सीरिया के अंदर है, 1976 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। उसके बाद दांतीवादा डैम इंडिया के अंदर आता है, ये 1965 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। उसके बाद स्ट्रैटव डैम आता है। स्ट्रैटव डैम रशिया का सबसे बड़ा डैम है, 1967 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। मूसल डैम, मूसल आपको पता है कि इराक का शहर भी है। ये जो मूसल डैम है ये इराक के अंदर आता है, 1982 के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना ये कंप्लीट हुई। उसके बाद बात करें अगर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट चीज़ क्या है। तो स्ट्रेट की जो डेफिनेशन है वो ये है जी कि स्ट्रेट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू मेजर पोर्शंस ऑफ वाटर एंड सेपरेट्स टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड, यानी कि खुशकी के दो हिस्सों को जो चीज़ अलहदा करती है और पानी के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट कर देती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है
क्योंकि एक कह लें कि रूट से मतलब दूसरे, या एक ओशन से दूसरे ओशन तक जाना, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना, ये जो स्ट्रेट है ना, ये मतलब बाईपास का जो रोल है ना, ये प्ले करती है। तो आपको पता है कि जैसे हुर्मुज़ स्ट्रेट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का जो 40% ऑयल है वो हुर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर के जाता है। अगर हुर्मुज़ स्ट्रेट ना हो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा घूम के तो फिर कह लेंगे पैसिफिक की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह अगर बात की जाए पनामा कैनाल की और स्विस कैनाल की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन आपको पता है कि स्विस कैनाल के अंदर एक जो कंटेनर था ना, ये फंस गया था, जिसकी वजह से जो यूरोप की सप्लाई थी ना वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई थी। तो ये जो चीज़ें, ये जो स्ट्रेट्स हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्ट्रेट क्या कहने के फंक्शन करती है, तो आपको पता होना चाहिए। जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है ना, इसको टीयर ऑफ मतलब इसको आंसू भी बोलते हैं। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, मंदब का मतलब होता है आंसू, यानी कि आंसू का दरवाज़ा। तो जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है ना, ये रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन जो है ना, गल्फ़ ऑफ एडन आपको पता है ईरान के अंदर आती है। और जो रेड सी है ना, ये इसराइल में आता है। तो ये जो रेड सी को गल्फ़ ऑफ एडन के साथ ये कनेक्ट करती है और यमन को डिजिबूटी से ये सेपरेट कर देती है। उसके बाद अगर बात की जाए बेरिंग स्ट्रेट की, तो ये जो बेरिंग एंड चकची है ना, इसको ये मिलाती है अलास्का के साथ, यानी कि अलास्का को ये रशिया से सेपरेट कर देती है। और अलास्का जो है ना, ये 1867 के अंदर यूएसए ने परचेज़ किया था रशिया से। अलास्का एक ऐसी स्टेट है यूएसए की जिसको 1867 के अंदर रशिया से परचेज़ किया था यूएसए ने। उसके बाद अगर बात की जाए बास्पोरस स्ट्रेट की, तो ये ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करती है, टर्की के अंदर ये आती है। उसके बाद अगर डार्डिनल्स स्ट्रेट की बात की जाए तो ये मरमरा सी और एजियन सी को कनेक्ट करती है, ये भी टर्की के अंदर आती है। जो बास्पोरस है ना, ये बेसिकली एशियन इस्तंबुल जो है ना, उसको ये सेपरेट कर देती है यूरोपियन इस्तंबुल। इस्तंबुल का आपको पता है कि 5% जो पार्ट है ये यूरोप के अंदर आता है, बाकी जो इसका हिस्सा है ना वो सारा एशिया के अंदर आता है। तो ये जो एशियन टर्की है ना, उसको ये कह लें कि सेपरेट करती है यूरोपियन टर्की से। उसके बाद हुर्मुज़ स्ट्रेट की बात की जाए तो ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया को गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ मिलाती है और ये ओमान और ईरान के दरमियान ही आती है, यानी कि ओमान को ईरान से सेपरेट करती है और गल्फ़ ऑफ पर्शिया को ये गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ ये कनेक्ट करती है। उसके बाद अगर बात की जाए मकासर स्ट्रेट की, जावा सी को सेलेबी सी के साथ ये कनेक्ट करती है, इंडोनेशिया के अंदर ही आती है। और ये मतलब बोर्नियो और सल्वेसी आइलैंड है, उनके दरमियान ये स्ट्रेट आती है। तो उसके बाद मलक्का स्ट्रेट है, ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी के दरमियान ही आती है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है ना, आपको पता है कि इनका बॉर्डर ये स्ट्रेट बनाती है और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेट है। उसके बाद पाल्क स्ट्रेट आती है, ये बे ऑफ बंगाल और पाल्क आइलैंड के दरमियान ही आती है और इंडिया को ये श्रीलंका से सेपरेट करती है। उसके बाद अगर बात की जाए टेसांग्रिस की, इसको सेंग्रिस भी बोलते हैं, सेंग्रिस स्ट्रेट, ये सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन के दरमियान आती है और ये होकाइडो जो आइलैंड है ना, उसको ये होंशू आइलैंड से सेपरेट करती है। ये दोनों जापान के आइलैंड्स हैं। उसके बाद ततार स्ट्रेट आती है, ये टटार स्ट्रेट है, ये जापान सी को ओखोत्सक सी से के साथ कनेक्ट करती है। और ये जो रशिया के आइलैंड्स हैं ना, एक तो सखालिन आइलैंड है इसका, मतलब, और एक और इनका आइलैंड है, इन दोनों को वो सेपरेट करती है। उसके बाद जोहर स्ट्रेट जो है ये सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान ही आती है। उसके बाद अगर बात की जाए लेक्स की, क्योंकि लेक्स के हवाले से भी जो क्वेश्चंस हैं ना ये आते हैं। लेक्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि जो कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी लेक ये दुनिया की सबसे बड़ी साल्टियस्ट लेक है। दो किस्म की लेक्स होती हैं, एक ऐसी लेक्स होती है जिनको फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं और एक लेक्स होती हैं जिनको हम साल्ट वाटर लेक बोलते हैं। तो ये जो कैस्पियन सी लेक है ना, ये साल्टियस्ट लेक है और ये दुनिया की सबसे बड़ी साल्टियस्ट लेक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कंट्रीज़ इसके साथ कनेक्टेड हैं, मतलब कैस्पियन सी को कौन से कंट्रीज़ लगते हैं, तो इसका एक एब्रीविएशन आपने याद रखना, तारिक कंट्रीज़ इनको बोलते हैं, TARIK। और ये जो तारिक कंट्रीज़ हैं इनसे कौन सी कंट्रीज़ बनती हैं, एक तो तुर्कमेनिस्तान है, आज़रबाईजान, रशिया, ईरान और कज़ाकिस्तान। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये सारे के सारे कैस्पियन सी जो है ना, इन कंट्रीज़ के बिल्कुल दरमियान में आती है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने याद रखना ये जो लेक बेकाल है ना, ये रशिया के अंदर आती है। ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक भी है और दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। उसके बाद बलखाश लेक आ जाती है, कज़ाकिस्तान के अंदर आती है। उसके बाद लडोगा, ओनेगा, तेमिर, उसके बाद खानका लेक, ये सारी की सारी रशिया के अंदर आती हैं। और इसिकुल जो लेक है ना, ये किर्गिस्तान के अंदर आती है। और उरेमिया ये जो है ईरान के अंदर आती है, उरेमिया या उर्मिया भी इसको बोलते हैं। और किंगहाई लेक जो है ना, ये चाइना के अंदर आती है। उसके बाद अगर डेज़र्ट्स की बात की जाए तो जो अरेबियन डेज़र्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब डेज़र्ट है
सॉरी एशिया का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और जो यमन है ना, ये सारे कंट्रीज़ जो है ना इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जो गोबी डेजर्ट है ये चाइना और मंगोलिया के दरमियान आती है। सीरियन डेजर्ट जो है ये इराक, जॉर्डन और सीरिया के ऊपर मुहित है। और उसके बाद काराकुम डेजर्ट ये तुर्कमेनिस्तान की है। कैजुलकम और ये जो कैजुलकम है ना ये कज़ाकिस्तान की है। और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो भी इसके साथ लगती हैं। टकला डेजर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ। टकला डेजर्ट कौन से कंट्री की है, तो ये चाइना की है। थर्ड डेजर्ट जो है ना ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि तो जो थर्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे आती है, तो अपनी याद रखने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आती है। और जो ये जो थर्ड डेजर्ट है ना ये कह लें कि 8वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, मतलब 8th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर एशिया की बात की जाए तो ये एशिया की 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया है। उसके बाद दश्त कबीर और दश्त लूत जो है ना ये दोनों जो डेजर्ट्स हैं ये ईरान के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर रिवर्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो एशिया के अंदर आती हैं, तो सबसे पहले चैंग जियांग की बात करेंगे। यंगस्टीज ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद हुआंगी जो है ना ये एशिया का दूसरा बड़ा रिवर है। इसको येलो रिवर या सोरो रिवर भी बोलते हैं। ये चाइना के अंदर आता है। मेकोंग रिवर थाईलैंड के अंदर आता है। ये साउथ ईस्ट एशिया का कह लें कि लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद लीना, वोल्गा, यूराल, ओब, डेनिपर और जो डॉन रिवर है ना ये सारे के सारे रशिया के अंदर आते हैं। वोल्गा का आपको पता है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है ना ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद इंडस रिवर की बात की जाए तो इसको फादर ऑफ रिवर्स भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर आता है। यूफ्रेट जो है ना ये आपको पता है टर्की से निकलता है, और लेकिन ये इराक़ के अंदर आता है ये। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो टर्की से निकलते हैं, एक तो यूफ्रेट है और एक टिग्रस है। मतलब दरिया फ़रात और दरिया दजला बसरा के मुकाम पे दोनों आपस में मिल जाते हैं। और जहाँ पे ये मिलते हैं तो वहाँ पे कह लें कि एक रिवर बनता है जिसको शतुल अरब बोलते हैं, ठीक है ना। तो बसरा के मुकाम पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं। और बेसिकली ये जो दोनों दरिया हैं ना ये निकलते हैं टर्की की जो अरारत माउंटेन है ना जिसको जूदी पहाड़ बोलते हैं, वहाँ से ये दोनों दरिया निकलते हैं। उसके बाद आमुर दरिया की बात की जाए तो ये इसको ऑक्सस रिवर भी बोलते हैं, तुर्कमानिस्तान के अंदर आता है। और ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सालवीन रिवर आ जाता है, ये चाइना और म्यांमार का बॉर्डर बना रहा है। उसके बाद जिजियांग रिवर आता है, इसको सीकियांग भी बोलते हैं, ये चाइना का है। उसके बाद सुंगारी रिवर ये नॉर्थ कोरिया का, और जो टिग्रस है ना ये इराक़ का रिवर है। और ये मतलब आज जो है ना हम यहीं तक रखते हैं अपना जो टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कल से हम जो कह लें कि नेक्स्ट लेक्चर से ना जो कंट्रीज़ है ना इनको कंट्री वाइज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो लेक्चर है ना वो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।